हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का है। और टॉपिक का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व की। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा टॉपिक है ये मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम इस बात को भी कवर करेंगे और हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कर्व हमें कहाँ से मिलता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो ये सिंपल एक आपका प्लॉट है किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। बट एक्चुअल में जब हम इसकी बात करेंगे कि ये प्लॉट हमारे पास कहाँ से आया है और इस प्लॉट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो ग्राफ है हमारा, ये किसके बीच में है? लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में। इसके बीच में है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में होता है। और इस टॉपिक को अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है मशीन से। हम एक मशीन है हमारे पास जिसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। तो ये यूटीएम जो मशीन है हमारे पास, उस मशीन पर जब हम कोई स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं, किसका टेस्ट करते हैं? स्ट्रेंथ का। तो तब हमें ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मिलते हैं। तो आज जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे वो हमें मिलेगा किससे? जब हम एक टेंसाइल टेस्ट करेंगे। टेंसाइल टेस्ट करेंगे, कहाँ पर करेंगे टेंसाइल टेस्ट? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर। किसके ऊपर? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर। तो टेंसाइल टेस्ट क्या है और ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ये कर्व हमें कैसे, टेंसाइल टेस्ट जब हम करते हैं यूटीएम मशीन पर तो हमें ये मिलता है। तो टेंसाइल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर हमने लगाया एक टेंसाइल लोड। क्या लगाया हमने? एक टेंसाइल लोड। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी डिफॉर्मेबल बॉडी पर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि बॉडी में क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा बॉडी में? डिफॉर्मेशन। और ये जो आपका डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये लोड लगाया आपने और उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल रहा है? उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है? डिफॉर्मेशन। तो ये हमें मिलता है कहाँ से? यूटीएम मशीन से। तो यूटीएम मशीन पर हम लोड लगाते हैं और उस लोड के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलते हैं? डिफॉर्मेशन। तो अगर हम यूटीएम मशीन की बात करें, जब हम टेंसाइल टेस्ट करें तो आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये रीडिंग्स मिलेंगी हमें यूटीएम मशीन से। और आप क्या करेंगे? हमें क्या मिलेगा? डिफॉर्मेशन। तो ये जो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन की बात है, इसी से जो रीडिंग्स हमारे पास आएंगी उन्हीं रीडिंग से हम ये जनरेट करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, या ये आप कह सकते हैं लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, क्योंकि हमें जो रीडिंग मिल रही है लोड की मिल रही है और डिफॉर्मेशन की मिल रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूटीएम मशीन की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूटीएम मशीन क्या है? हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसके ऊपर होते हैं स्ट्रेंथ के टेस्ट। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हम सिर्फ एक ही नहीं, हम एक से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर कर सकते हैं टेंसाइल टेस्ट जो हम आज कर रहे हैं, हम इस पर कर सकते हैं कंप्रेसिव टेस्ट। तो अगर हम लोड टेंशन की जगह कैसा लगाएं? कंप्रेसिव लगाएं तो कंप्रेशन टेस्ट हो जाएगा। फिर अगर हम कर सकते हैं इसके ऊपर बेंडिंग टेस्ट, और हम इसके ऊपर कर सकते हैं क्या? शियर टेस्ट। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हम एक से ज़्यादा स्ट्रेंथ के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं। जब हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो कंप्रेसिव टेस्ट, बेंडिंग लोड लगाएंगे तो बेंडिंग टेस्ट, और शियर लोड लगाएंगे तो शियर टेस्ट। और आज जो हम कर्व बनाने जा रहे हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, वो हम बना रहे हैं टेंसाइल टेस्ट से। और हाँ, एक बात और हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं ये एक डक्टाइल मटेरियल को हम कंसीडर कर रहे हैं। जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? डक्टाइल मटेरियल पर। और इस डक्टाइल मटेरियल में भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं माइल्ड स्टील। तो ये हमें ध्यान रहे कि आज का जो हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है वो आपको माइल्ड स्टील के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो ये बात आपको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो कर्व है वो हमें मिलता है जब हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं किसी एक डिफॉर्मेबल बॉडी पर। और ये जो आप टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं ये कहाँ पर हो रहा है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। और उससे हमें जो रीडिंग्स मिल रही है, हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है? डिफॉर्मेशन। तो ये रीडिंग्स जब हमारे पास आती है, इन्हीं को हम प्लॉट कर देते हैं आपका इस कर्व पर, और आपको मिल जाता है एक कर्व
और उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो अब एक्चुअल में तो ये होता है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं किस फॉर्म में, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो ऐसा इसलिए है कि अगर हम इस प्लॉट को, इस कर्व को, इस डायग्राम को पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लें, मींस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब पूरे डायग्राम को हम डिवाइड कर दें किससे, वॉल्यूम से, तो फिर क्या होगा कि हम एरिया से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और लेंथ से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल ये जो डायग्राम है हमारा किससे डिवाइड हो गया, वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम से डिवाइड हुआ तो ये बन गया हमारा स्ट्रेन और ये बन गया हमारा स्ट्रेस। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में। तो इन एक्चुअल इट इज ग्राफ बिटवीन लोड एंड डिफॉर्मेशन, बट हमने इसको पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया, तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो बच्चों होता क्या है कि जब हम ये लोड अप्लाई करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डिफॉर्मेशन मिलता है, तो ग्राफ को हम शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम उस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पे लोड लगाएंगे तो हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप देखेंगे कि जो रीडिंग आपकी आएगी वो कैसे आएगी कि ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, और एक पॉइंट आएगा हमारा जिसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पर हम ABCD लिख देते हैं और डिटेल में नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस ग्राफ से क्या मिलेगा, पॉइंट A, और पॉइंट A हमारा क्या होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इस प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है कि अगर हम इस A पॉइंट तक लोड लगाएं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको डिफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि विद इन अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये हमें हुक्स लॉ भी बताता है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हम किसको फॉलो करते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है भाई, हुक्स लॉ ये बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहाँ तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसको हटा के हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल ई को। ई इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर जो हमें पहला पॉइंट मिल रहा है दैट इज द पॉइंट A, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। और प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो हमारा हुक्स लॉ होता है जो कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो फॉलो होता है। तो इस पॉइंट तक हमारा हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है और दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पॉइंट A अगर हम फर्दर लोड को इंक्रीज करेंगे, हम लोड और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमें एक नेक्स्ट पॉइंट मिलता है जिसका नाम है पॉइंट B, और इसका नाम होगा हमारा इलास्टिक लिमिट। तो इसके बाद हमें कौन सी लिमिट मिल रही है, पॉइंट B, और पॉइंट B क्या है हमारा, इलास्टिक लिमिट। तो बच्चों इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट लोडिंग, वो लोडिंग लिमिट है कि अगर हम यहाँ तक लोड लगाएं, यहाँ तक हम लोड लगाएं, तो आप जो देख रहे हो ये वाला जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो डिफॉर्मेशन है, अगर हम इस लोड को रिमूव कर लें तो ये डिफॉर्मेशन डिसअपियर हो जाएगा और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, हमने लोड लगाया, इसमें डिफॉर्मेशन आए, और डिफॉर्मेशन के बाद अगर हम इस लोड को रिमूव करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है और डिफॉर्मेशन आपका डिसअपियर हो जाता है। इट मीन्स इलास्टिक लिमिट वो लोडिंग लिमिट है कि अगर हम वहां तक लोड लगाएं और लोड को रिमूव कर लें तो बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड डिफॉर्मेशन कैन डिसअपियर। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो पॉइंट B इज इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट में फिर से कर रहा हूँ, लोडिंग की वो लिमिट है कि उस पॉइंट अगर हम लोड लगाएंगे और लोड को हम रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। अब हम नहीं मान रहे हैं, हमने कहा कि हम अब इसके आगे भी फर्दर लोड को इंक्रीज करेंगे, हम फिर से लोड को बढ़ाएंगे। जब हम आगे लोड को बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगेन वी फाउंड अनदर पॉइंट जिसका नाम है पॉइंट C, और पॉइंट C कहलाएगा हमारा यील्ड पॉइंट। क्या कहलाएगा, पॉइंट C, यील्ड पॉइंट। तो हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, ये बॉडी हमें बना के रखनी है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, ये आपने लोड लगाया है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहे हैं, डिफॉर्मेशन। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डिफॉर्मेशन और लोड को आपने कन्वर्ट कर रखा है किसमें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करके इस डायग्राम को। तो जब हमने इस फर्दर इस पे लोड लगाया तो हमने क्या देखा कि हमें मिला एक और पॉइंट जिसका नाम है पॉइंट C, और जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट C को, पॉइंट C इज यील्ड पॉइंट। व्हाट, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों, यील्ड पॉइंट वो लोडिंग लिमिट है या वो पॉइंट है कि अगर हम यील्ड पॉइंट तक लोड को अप्लाई कर दें
तो जो बॉडी है हमारी वो अपनी ओरिजिनल शेप को फिर रिगेन नहीं कर पाएगी और उसमें हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और आप कह सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यील्ड पॉइंट किसको एसोसिएट करता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर हमने यील्ड पॉइंट तक लोड लगाया तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का दूसरा नाम है व्हाट? परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। और परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर आपकी बॉडी में हुआ तो यू कैन से कि आपका जो मटेरियल था वो इलास्टिकली क्या हो गया? फेल हो गया। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। ये मेरे पास बॉडी है, मैंने इस पर लोड लगाया, लोड लगाने से इसमें डिफॉर्मेशन आए। अगर मैंने एक लिमिट तक लोड को हटाया और इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया तो वो कौन सी लिमिट थी? इलास्टिक लिमिट। बट मैंने इसमें फर्दर लोड लगाया और मैंने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया और मैं कहाँ तक पहुँच गया? यील्ड पॉइंट तक। यील्ड पॉइंट तक पहुँचने पर क्या हुआ कि अब ये अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा, आपने डिफॉर्मेशन किया तो ये डिफॉर्मेशन आपका परमानेंट हो गया, अब ये वापस रिगेन नहीं हो पा रहा। तो ये पॉइंट कहलाता है हमारा यील्ड पॉइंट, जहाँ तक लोड लगाने पर इस बॉडी में आ जाएगा परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, अब इस पॉइंट के यील्ड पॉइंट के बारे में एक बात है कि यील्ड पॉइंट माइल्ड स्टील के केस में दो होते हैं, एक होता है अपर यील्ड पॉइंट और एक होता है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं? दो, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यील्ड पॉइंट परमानेंट डिफॉर्मेशन को बता रहा है तो फिर ये अपर और लोअर का क्या चक्कर है? तो मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि हमने जो स्पेसिमेन लिया था वो स्पेसिमेन हमारा किसका था? स्टील था। क्या था हमारा? स्टील। और मैं आपको बता दूं स्टील का अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे बच्चों? ये है हमारा आयरन। स्टील की हम बात करें, स्टील क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन। जब आप आयरन में कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बन जाता है और स्टील कहलाता है आपका आयरन का एक अलॉय। और ये कैसे बनता है कि आयरन में जो कार्बन होता है हमारा, वो कार्बन इसके इंटरस्टिशियल वाइड में जाता है और जब ये इंटरस्टिशियल वाइड भर जाते हैं तो कार्बन कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पर। कहाँ पे आ जाता है बच्चों? सरफेस पर। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसको सांस लेना है, वो अंदर आपका परेशान हो रहा है। तो जब वो सरफेस पे आ जाता है तो वो स्टील की सरफेस को क्या कर देता है? हार्ड। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो स्टील होता है वो सरफेस पे ज़्यादा हार्ड होता है और अंदर जो आपका क्या होता है? कम हार्ड होता है। तो जब हम पहला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं तो हमें इस सरफेस को तोड़ना होता है, तो हमें ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर ब्रेकिंग दिस सरफेस जब हम फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या होगा? वो थोड़े कम लोड पे आ जाएगा। तो इस वजह से सी के बाद एक पॉइंट और आएगा आपका डी। डी कहलाएगा आपका लोअर यील्ड पॉइंट और सी आपका कहलाएगा अपर यील्ड पॉइंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने कहा दोनों ही क्या हैं? आपके यील्ड पॉइंट। अब जैसे आप ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर देते हैं, इसमें यील्ड पॉइंट क्रॉस कर लेते हैं, तो होता क्या है? इसके बाद थोड़ा सा हमें एक बहुत तेज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है बिना किसी लोड को बढ़ाए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखूं तो ये कुछ ऐसे हो रहा है। ये आ गया अपर यील्ड पॉइंट और ये आ गया हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। और इसके बाद आपको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत छोटा होता है इस डायग्राम पर। तो आप क्या देखते हैं कि शार्प प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है हमें बिना लोड को बढ़ाए। तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे आपको शार्प प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। क्यों? क्योंकि बिना लोड बढ़ाए आपको एक शार्प प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये इसकी जस्ट बाद फिर आप क्या देखेंगे? अगर हमें फर्दर डिफॉर्मेशन करना है प्लास्टिक तो हमें बहुत ज़्यादा लोड या स्ट्रेस की ज़रूरत है और इस वजह से आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा शार्प तेज़ी से ऊपर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये वाला जो रीजन है इसको हम पॉइंट डी ई बोल देते हैं और डी ई आपको मैंने बता दिया कौन सा रीजन है? परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इसके बाद आप क्या देखेंगे? ई के बाद पॉइंट एफ आएगा और ये जो पॉइंट एफ है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम स्ट्रेस को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? अल्टीमेट पॉइंट। तो पॉइंट एफ यहाँ पर क्या है? अल्टीमेट पॉइंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी ज़्यादा हमें लोड या स्ट्रेस की जरूरत क्यों है अगर हमें फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना है? तो उसका रीज़न ये है कि बच्चों जब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया यील्ड पॉइंट के बाद, यहाँ से स्टार्ट हो गया था हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही चल रहा है। तो इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके जो एटम्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है रिफाइन, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के बाद वो और हार्ड हो गया और जब वो और हार्ड हुआ और हम उसमें फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो ये हार्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हो जाती है स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या हो जाती है बच्चों? स्ट्रेन हार्डनिंग। ये हो रही है हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग।
कहाँ से कहाँ तक, ई से लेके एफ तक। ये क्या हो रही है हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग हुई इस वजह से हमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा है फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। अब जैसे ही आपने इस अल्टीमेट पॉइंट को अचीव किया तो आप क्या देखते हैं कि अब ये कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी इसमें फ्रैक्चर आ सकता है। तो इसके बाद किसी भी पॉइंट पर आप मान लेते हैं यहाँ पर एफ के बाद जी, आपका ये हो जाएगा प्लास्टिकली भी फेल। प्लास्टिकली फेल का मतलब इसमें क्रैक आ जाएगा, अब ये टूट जाएगा, अब इसका प्लास्टिक एप्लीकेशन भी खत्म हो गया। इलास्टिक तो यहीं पे खत्म हो गया था सी पर, अब इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक एप्लीकेशन भी खत्म हो गया। तो अब इसके बाद ये कभी भी ब्रेक हो रहा है या आपका फ्रैक्चर हो रहा है, तो पॉइंट जी कहलाएगा ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। तो बच्चों ये था हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, टेंसाइल टेस्ट से। टेंसाइल टेस्ट हम कहाँ पे कर रहे थे, यूटीएम मशीन पर, और यूटीएम मशीन पर हमें रीडिंग मिल रही थी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, जिससे आपने इस प्लॉट को बनाया और उसको आपने कन्वर्ट किया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करने के बाद। अच्छा, इसमें अब लास्ट बात ये है, अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया लगभग। ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ आपका कहलाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन सा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपने ये बॉडी कंसीडर किया था, इसका जो एरिया था आपका इनिशियल एरिया, उसको आपने ये माना अभी तक कि वो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो एरिया चेंज नहीं हो रहा था, तो लोड के रेस्पेक्ट में ही ये ग्राफ बन रहा था। लेकिन एक्चुअल में आप क्या देखेंगे कि जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं और इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो उस इलोंगेशन के साथ ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस। यहाँ पे देखो आप, ये मैंने इसको खींचा, लेंथ बढ़ी, तो वो लेंथ कहाँ से बढ़ी, इसका जो क्रॉस सेक्शन था एरिया, वो क्या हो गया, कम। तो एक्चुअल में क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या हो जाता है, कम। और जब हम एक्चुअल एरिया जो कि कम हो रहा है, अगर हम डिक्रीजिंग एरिया कंसीडर कर रहे हैं, डिक्रीजिंग एरिया, तो उस केस में जो ग्राफ है हमारा यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, उस केस में यहाँ से लाइक दिस ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं अभी। तो ये जो हमारा है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और ये जो हमारा था, ये क्या था हमारा, इंजीनियरिंग, नीचे वाला ये वाला जो पार्ट था पूरा यहाँ से यहाँ तक, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के दो सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में हमें बताएं, उसके ऊपर हम फिर वीडियो बनाएंगे और आपको विद कॉन्सेप्ट उसको समझाएंगे। थैंक यू।